स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। कार्यक्रम आप मेरे और कंचन के साथ देखेंगे। अगले आधे घंटे में आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर जुटाने की कोशिश करेंगे। मार्केट से डे लो दिन के सबसे निचले स्तरों पर निफ्टी एट 24205, बैंक निफ्टी एट 51821 और मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग आज गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे था और हमारी अप्रोच भी यही थी कि शायद 20 डेमा जो है वो एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा, बट मार्केट ऐसे क्रैक होंगे इस बात का आई थिंक, जैसे भी कुछ देर पहले मदेश जी कह रहे थे ना, ऐसा क्रैक आई मीन इट्स आई थिंक बियॉन्ड इमेजिनेशन, आपने सोचा नहीं होगा और अब वही हो रहा है। और पूरी आई थिंक एफ आई सेलिंग जो है ना वो इस वक्त इंडियन मार्केट्स को स्ट्राइक करते हुए वी आर एट डे लो। निफ्टी बैंक एट डे लो और निफ्टी आईटी जो कि कल की करीब 1200-1300 अंकों की मजबूती थी उसको पूरा 50% सरेंडर कर चुका है, डाउन अबाउट आई थिंक 678 पॉइंट्स। राजेश जी बहुत संक्षेप में मैं आपका व्यू चाहूँगा, लेकिन एक काम करते हैं उससे पहले सुर्खियाँ देख लेते हैं, अब तक की हेडलाइंस को पहले छेड़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। दो दिन की तेजी के बाद बाजार में तेज मुनाफा वसूली, सेंसेक्स 800 अंक फिसला, निफ्टी 24,200 के स्तर को तोड़कर कर रहा है कारोबार, बैंकिंग शेयर में मुनाफा वसूली कायम, बैंक निफ्टी फिलहाल 81,800 के स्तर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप की बढ़त के बीच दूसरे दिन भी भारतीय बाजारों में तेजी, निफ्टी करीबन 100 पॉइंट्स चढ़ के 24,300 के पार, मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी, वहीं इंडिया वेक्स 5% से ज्यादा फिसला। सब्सिडी नोवेलिस के खराब नतीजों के बाद हिंडाल्को में करीब 7% की जोरदार गिरावट, दूसरी तिमाही में नोवेलिस की आय करीब 18% घटी, एबिटा गाइडेंस भी सस्पेंड किया, हालांकि नतीजों के बाद टाटा स्टील 1.5% ऊपर। एमएससीआई इंडेक्स में एंट्री और एग्जिट वाले शेयरों के जबरदस्त एक्शन, पॉलिसी बाजार बीएससी जेएसडब्ल्यू एनर्जी में करीब 5% तक की तेजी, हालांकि अदानी एंटरप्राइजेज सॉल्यूशंस को शामिल करने पर फैसला टालने से शेयर में करीब 10% की गिरावट। कल्याण ज्वेलर्स, वोल्टास, बीएससी, ओबराय एल्केम लैब की भी आज एमएससीआई इमर्जिंग इंडेक्स में हुई एंट्री। और फर्टिलाइजर शेयर में आज लगातार दूसरे दिन रौनक, मद्रास फर्टिलाइजर इफेक्ट 4% से ज्यादा उछला, ईआईडी, पेरी, जीएनएफसी और चंबल फर्टिलाइजर 2% से ज्यादा ऊपर। स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। जैसे कि मतलब इंडेक्स ने क्या किया, अब तक क्या कर रहे हैं वो मैं स्क्रीन पर ऑलरेडी बता चुका हूँ। राजेश जी आई मीन सेलिंग आएगी, शायद एक कंट्रोल्ड सेलिंग आए, उस बात की तो टेंडेंसी लग रही थी, उस बात की पॉसिबिलिटी लग रही थी, बट दिस काइंड ऑफ सेल ऑफ आपके एक्सपेक्टेशंस में था क्या ये, और आपका टेक इंडस्ट्रीज पे इस वक्त? मॉर्निंग वीरेंद्र जी। फिर देखिए वीरेंद्र जी, देखिए सुबह पे हमने एक व्यू रखा था कि प्रोबेबली 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स का एक फिर बुकिंग आ सकती है, लेकिन इतना स्टीप सेलिंग फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। देखिए अगर लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट लेवल है इसका 24,150-160 के आसपास, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। लेकिन मोटा मोटी लगता है कि ये 24,000 के आसपास निफ्टी सेटल होने की कोशिश होगी। तो अभी आ जाएगा कल आएगा पता नहीं, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल, क्योंकि आप अगर फ्रंटलाइन स्टॉक्स देखें तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द फ्रंटलाइन स्टॉक दे आर एट 200 डीएमएच, तो इतना इतना बड़ा फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे लगता है कंसोलिडेशन होगा, हालांकि चॉपीनेस कुछ ज्यादा ही है, बी वेरी फ्रैंक विद, तो चॉपीनेस इज टू हाई, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है ट्रेड लेना। सो यस, निफ्टी आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है 24,150 पे, अगर ये टूटता है तो और एक 150 पॉइंट का फॉल अनफोल्ड हो जाएगा। ओके, तो ये थी राय निफ्टी पे। अब लेते हैं हमारे जो कॉलर्स हैं उनके सवाल। सबसे पहले कॉलर बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं प्रसून जी। प्रसून जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। Very good morning. So away, so I'm not seeing like who is in the panel, but I got a quick question. Tata Motors, basically, I have taken it long back, my around
100 shares. So 106 is my buying price basically. So considering the volatility which is going on right now in the market, is it a good idea to book the profit, get the exit, and re-enter whenever the good price happens? Basically, is it a good idea, or I should continue? I'm a long-term investor. I'm not looking for anything, in short term. ओके तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है। टाटा मोटर्स में 100 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 106 की खरीदारी है। काफ़ी खरीदारी से तो शेयर ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ गया है। आज 842 का हाई बना के करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 828। सर क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ऊपर तो शेयर बढ़ गया है। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है? आई थिंक नहीं। क्योंकि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि जो डाइवर्जेंस था, जो चार्टी के लिए हम नेगेटिव डाइवर्जेंस की बात करते थे, वो 1100-1120 में बैठा और वहां से ये करेक्ट हुआ। फिलहाल अगर आप वीकली चार्ट देखें तो लगता है कि 800 और 780 800 के आसपास ही इसका इंपॉर्टेंट क्लस्टर और सपोर्ट है। तो और कल रिजल्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज या कल में रिजल्ट है। तो देखिए, मुझे लगता है रिजल्ट के पहले प्रोबेबली एक लोअर शैडो मिलेगा, लेकिन करंट लेवल से तो बाइंग ये बनती है। तो हमारा जो व्यू है टाटा मोटर में वो पॉजिटिव का है। एट दिस लेवल डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज्यादा डाउनफॉल है। तो फिलहाल तो आप बने रहे। स्टॉप लॉस आपका पोजिशनली मैं 750 का दूंगा। अगर यहाँ से टाटा मोटर्स रिकवर होता है तो मुझे लगता है फिर से ये 920 से लेकर 980 का एक रिलीफ मुझे लगता है इसमें टाटा मोटर में मिलेगा। तो दिस इज नॉट अ लेवल टू एग्जिट, आई थिंक दिस इज अ लेवल टू एक्यूमुलेट। ओके तो एग्जिट की सलाह नहीं है, लेकिन 920 से लेकर 980 तक के टारगेट्स आपको टाटा मोटर्स के अंदर मूविंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं यशवीर यादव। गुड मॉर्निंग यशवीर जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास गुजरात गैस के 674 पे 50 शेयर हैं और वोडाफोन के 16 रुपए पे है, क्या करना चाहिए? ओके शुरुआत करते हैं गुजरात गैस के साथ। 50 शेयर्स हैं, 674 का बाइंग है और करंटली 100 रुपए नीचे चल रहा है इस टाइम पे। ये 80-100 रुपए नीचे चल रहा है। सर क्या करना चाहिए इस टाइम पे? देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात गैस में जो सेलिंग होनी थी करीबन 700 के लेवल से जो टूटा और 500 के लेवल तक, आई थिंक ये सेलिंग थोड़ी इस लेवल पे अब्सॉर्ब हो रही है। तो करंटली आप कह सकते हैं कि हम लोग जो देख रहे हैं वो रिलीफ रैली प्ले है। कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से करीबन करीबन 580 टू 600 तक का मूव यहाँ पे पॉसिबल है, जहां पे आपको एक बार के लिए सोचना है एग्जिट लेना है या नहीं लेना है। प्रोबेबली यू कैन कॉल बैक अस अगेन, क्योंकि अगर बाजार संभलता है तो पूरे बाजार गुजरात गैस के डायनामिक्स भी चेंज होंगे। लेकिन यस, करंट लेवल से मुझे तो लगता है कि ये रिलीफ रैली है और ये थोड़ी कंटिन्यू होगी। हालांकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो एफ एंड ओ में नहीं काम होगा। तो ऑब्वियसली डिलीवरी बेस अगर है, जैसे कि आपने कहा, तो आई थिंक इट्स अ क्लियरली होल्ड फॉर मी। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 510 का। पोजीशन में बने रहे। 580 से 600 का टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में दिखता है। ओके तो ये थी राय गुजरात गैस पर। मूविंग फॉरवर्ड हैदराबाद से निखिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार निखिल जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास टाटा स्टील के 118 एवरेज प्राइस पे 1200 शेयर हैं और आईआरसीटीसी 540 के प्राइस पे 460 शेयर्स हैं। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो एम आई सपोज टू होल्ड और एम आई सपोज टू एग्जिट? ओके टाटा स्टील की बात कर लेते हैं सबसे पहले। टाटा स्टील 1200 शेयर्स 118 के भाव पे करंटली ट्रेडिंग एट 155, 1% आज शेयर ऊपर है। सातपुते सर क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि टाटा स्टील एक बेहतरीन चार्ट है। अगर आप इसे वीकली चार्ट देखते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि दिस इज अ कप एंड सॉसर फॉर्मेशन। दैट सिंपली मीन्स कि एक लॉन्ग टर्म जो है टाटा स्टील का व्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए। और अगर हम चार्ट की बात करें तो जो नेकलाइन हम बात करते हैं, जब हम कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट जब ब्रेकआउट एंड नेकलाइन की बात करता है तो ये नेकलाइन पे खड़ा है। नेकलाइन कहाँ है? 140 से लेके 150। मुझे नहीं लगता कि टाटा स्टील इस लेवल से नीचे घटेगा, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म की बात की। चार्टिकली इसका टारगेट आता है 200 प्लस। सो आई थिंक दिस इज अ गुड लेवल टू एंट्री। अगर किसी को फ्रेश निवेश भी करना है तो दिस इज अ गुड लेवल। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा पोजिशनली 135। ओके अब कुछ सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। ट्विटर पे जो सवाल आया है मैं एक बार बता देती हूँ। ये है रविंदर जी का। इनके पास यूको बैंक है, खरीदारी का जो भाव है वो है 59 रुपीज़ और क्वांटिटी है 101। करंटली ट्रेडिंग एट 47 रुपीज़, ऑलरेडी लॉस में है
और अगर इसका चार्ट देखें तो पिछले 6 महीने से लगातार ये चार्ट नेगेटिव टू कंसोलिडेशन की साइड में ही है। सातपुते सर, ओवर टू यू। देखिए, मेरे हिसाब से यूको बैंक में दो चार्ट आपको देखना है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो एक मंथली चार्ट देखना है एंड द सेकंड इज वीकली चार्ट। वीकली चार्ट इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, दैट सिंपली मीन्स कि आपको ये जो होल्डिंग है वो थोड़ा लॉन्ग रखना पड़ेगा। लेकिन मंथली चार्ट के हिसाब से मुझे लगता है ये 40-42 के नीचे नहीं जाएगा। तो पोजिशनली आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 40 का। और अगर मैं सही हूं तो करंट लेवल से आपको इवेंचुअली एक पुल बैक मिलेगा। इसका पहला टारगेट होगा करीबन 52 का। अगर वो लेवल सरपास होता है तो फिर 68-70 तक की जगह बनेगी, जहां पे आपको एग्जिट मिलेगा। लेकिन ये एग्जिट इमीडिएट नहीं मिलेगा, प्रोबेबली इसके लिए आपको एक आध साल रखना पड़ेगा। सो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू होल्ड फॉर लॉन्ग। लेकिन अगर पुल बैक मिले तो अदरवाइज आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर एक रेंज में है लेकिन लेवल बढ़िया है, इसलिए आपको फिलहाल एट दिस लेवल इट्स अ होल्ड। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए यहाँ पर आपके प्रश्नों और उत्तर के क्रम से थोड़ा सा हटते हैं और अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। एक बार राइट्स लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे, 291.40 अभी भी डेलो की ट्रैजेक्टरी पे कारोबार कर रहा है और इनके नंबर्स आए। नंबर से बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ श्री राहुल मित्तल साहब मौजूद हैं, CMD राइट्स के। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, मैं थोड़ा नंबर से गुजर रहा था यहाँ पे। नेट प्रॉफिट करीब 25% गिर के इस बार करीब 82.5 करोड़ रुपये रहा। रिवेन्यू में करीब 7% का डिप था वायु बेसिस पे। एबिटा करीब 23% यहाँ कम हुआ। मार्जिन्स में आपके करीब मैं देख रहा हूँ कि करीब एक सब्सटेंशियल डिप है, 23.6 से करीब 19.7। एग्जैक्टली थोड़ा सा वर्क एनवायरनमेंट रहा कैसा, प्रेशर पॉइंट्स क्या रहे, नंबर्स में सॉफ्टनेस क्यों है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। जी नमस्कार। देखिए, ये हमारे लिए टफ क्वार्टर था, परंतु दो की इश्यूज जो आपने रेज किया, अगर YOY कंपेयर करें बोथ इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू, सो दो की कंट्रीब्यूटर्स जो हमारे क्वालिटी एश्योरेंस बिजनेस है और जो एक्सपोर्ट स्ट्रीम का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों ये हमारे हाई मार्जिन और हाई रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स थे। तो YOY कंपैरिजन में अगर देखें तो इन दोनों का हिट काफी सब्सटैंशियल रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो फ्रेश मिले हैं, इनके रेवेन्यू रियलाइजेशन सब्सिक्वेंट 3-4 क्वार्टर्स बाद होंगे। और QA बिजनेस में जो पहले हम काफ़ी करीब 40-50 ईयर्स से इंडियन रेलवेज के लिए नॉमिनेशन बेसिस पे कर रहे थे, वो लास्ट ईयर से ओपन हो गया बिटवीन 4 प्लेयर्स। सो द वॉल्यूम वाज डिक्रीज टू 30% एंड द रेट्स वर सब्सटैंशियली डिक्रीज बाय 1/5। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट हुआ है। हैविंग सेड दैट, जो एग्जीक्यूशन में हमारा कोशिश रहेगा कि हम आगे इसको रेवेन्यू को बढ़ाते रहें, सीक्वेंशियली कंसोलिडेट करते रहें, जो हमने सीक्वेंशियली Q1 से Q2 में करीब 12% ग्रोथ देखा है। ओके, अच्छा, ये लेट्स टॉक अबाउट आई थिंक ऑर्डर इनफ्लो फ्रॉम रेलवेज एंड स्पेशली फॉर DMRC, जो आपको मेरे ख्याल से एक दिन पहले मिला। बीते 6 महीने में क्या ऑर्डर्स की संख्या क्रम जो है वो रेलवे से कुछ कम रहा है क्या? देखिए, राइट्स की स्ट्रेंथ ये है कि इट इज दी ओनली यूनिक कंसल्टेंसी कंपनी, चाहे वो PSU या प्राइवेट स्पेस हो, जिसमें हमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल्स की हमारे पास कंसल्टेंसी है। हमारे 13 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। ओवरऑल चाहे वो रेलवेज हो, मेट्रो हो, हाईवे हो, हमारा ऑर्डर बुक का रन रेट जो हमने कमिटमेंट किया था कि वी आर अ 1 ऑर्डर अ डे कंपनी, वो इस क्वार्टर में भी हम मेंटेन कर पाए। हमें 90+ ऑर्डर्स मिले, अबाउट 729 करोड़ के। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली, जो इस क्वार्टर में 729 करोड़ के ऑर्डर मिले, वो हमारे लास्ट ईयर के H1 के दोनों क्वार्टर से मिला के ज्यादा थे, जो करीब 600 करोड़ थे। सो आवर एक्सपैंडिंग ऑर्डर बुक, जो हमारी कोशिश है एंड जो हमारी स्ट्रेंथ है अक्रॉस वर्टिकल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमें बहुत एक एप्रिशिएबल हमें काफी ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। ओके, तो बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक क्या होगी, थोड़ा सा इसका पिक्चर देंगे, और आउट ऑफ दैट एग्जैक्टली हाउ मच यू विल एग्जीक्यूट, एबल टू एग्जीक्यूट, राहुल जी? देखिए, Q2 के एंड में हमारा ऑर्डर बुक 6580 करोड़ था, और इनफैक्ट जो एज आई सेड H1 में हमें अगर 6 महीने देखें तो हमें करीब 2000 करोड़ प्लस के ऑर्डर मिले।
जो लास्ट ईयर पूरे साल में 2100 करोड़ के ऑर्डर मिले, वो हमें H1 में ऑलरेडी 2000 करोड़ के ऑर्डर मिल गए हैं। और Q3 में भी अभी एक महीने में जो हुए हैं, हमें करीब 650 करोड़ प्लस के ऑर्डर मिल गए हैं। तो इफ यू सी बाय दिस एंड ऑल्सो हमारा फोकस ऑन इंक्रीजिंग एग्जीक्यूशन एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रफली हम लोग करीब अभी 2.5 साल के विंडो में है हमारा जो करंट ऑर्डर बुक है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे हम एग्जीक्यूशन भी बढ़ाएं, ऑर्डर रन रेट भी बढ़ाएं, तो हमारा डेफिनेटली एम है कि वी ट्राई एंड एंड अप इन द कमिंग 3-4 क्वार्टर्स और मे बी लेटेस्ट बाय एंड ऑफ नेक्स्ट FY कि एटलीस्ट 3 साल का हमारा टारगेट है, हमारा ऑर्डर बुक होना चाहिए, विजिबिलिटी ऑफ 3 years। ओके, अच्छा अब बात करते हैं दैट सेम एक्सपोर्ट मार्केट जिसको लेकर आप थोड़े चिंतित हैं, जो कि प्रेशर रहा, जो कि आपका हाई मार्जिन सेगमेंट भी है, उसके रिवाइवल में कितना वक्त लगेगा एग्जैक्टली? वो कब तक रिवाइव हो पाएगा, इसकी कुछ टाइमलाइन, सो दैट अल्टीमेटली जो वो प्रेशर पड़ रहा था वो थोड़ा सा रिलीज हो? के लिए बहुत बड़ा एक ये हिट था कि ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड 2-3 साल हमें कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला और प्री कोविड के ऑर्डर्स को हम एग्जीक्यूट कर रहे थे। हमने इसको ब्रेक किया इस साल Q4 में, लास्ट FY के हमें पहला ऑर्डर मिला 300 करोड़ का। इस FY में Q1 में हमें 900 करोड़ का ऑर्डर मिला। हमें Q2 में एक और ऑर्डर मिला साउथ अफ्रीका से, छोटा ऑर्डर था परंतु करीब 35 करोड़ का। Q4 में ऑलरेडी एक और ऑर्डर मिल गया करीब 50 करोड़ का, अगेन साउथ अफ्रीका से। तो एज ऑन डेट हम लोग ऑलरेडी करीब 1300 करोड़ प्लस के ऑर्डर पिछले 3 क्वार्टर में हो गए हैं। जो हमारी कोशिश है कि अब जो हमने ये 3 साल का गैप ब्रेक कर दिया है, हम एटलीस्ट हमारा एम रहेगा कि हर क्वार्टर कुछ ना कुछ हम एक एक्सपोर्ट ऑर्डर लेते रहें। ये सब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का एक फाइन टाइमलाइन रहता है फॉर एग्जीक्यूशन, एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 12 से 15 महीने। तो बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट FY ये ऑर्डर्स डेफिनेटली रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनका रेवेन्यू बुकिंग तब होता है जब ये बिल ऑफ लेडिंग जाके एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट FY में ये सब ऑर्डर्स विल डेफिनेटली स्टार्ट गिविंग अस रेवेन्यू। But last question, possibly Rahul ji, but since your high margins business are a bit in pressure, ये margins की trajectory for second half more or less क्या रहेगी? देखिए H1 में वी आर एंडिंग एट अबाउट EBITDA मार्जिन्स ऑफ करीब 21%, पैट मार्जिन्स ऑफ अबाउट 16%। एंड क्योंकि एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट FY से आना शुरू होगा एंड कंपटीशन, इनफैक्ट द ट्रेंड इन कंपटीशन इज इंक्रीजिंग इन एवरी क्वार्टर, करीब 2/3 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव ऑर्डर्स ही हम ले रहे हैं बिडिंग पे, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो ये लेवल का ही हम लोग मार्जिन एक्सपेक्ट करें इन दी बैलेंस H2 ऑल्सो। ओके, चलिए सर, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो, आपने हर मुद्दे पर बड़े खुल के बात करी और प्रेशर पॉइंट्स पे बात करी, अपने मार्जिन्स का एक आउटलुक शेयर किया, एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। और लौटते हैं एक बार फिर से बाजार पे, और निफ्टी इस वक्त करीब 281 अंक नीचे, निफ्टी बैंक करीब 470 अंक नीचे, प्रेशर है डेफिनेटली वे आर डे लो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपके प्रश्न और राजेश जी के उत्तर विक्रम फिर शुरू करेंगे। फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगले कॉलर कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं रमेंद्र जी। नमस्कार रमेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैंने NHPC 2000 एट द रेट ऑफ 31 रुपीज 15 साल पहले से होल्ड किए हुए हूँ, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 600 शेयर 201 के रेट पे 15 साल से होल्ड किए हैं। ओके, फ्यूचर क्या है, क्या करना चाहिए हमें? ओके, स्टार्टिंग विद NHPC 31 रुपए के भाव पे खरीदारी की गई है और 200 शेयर्स इस टाइम पे पोर्टफोलियो में है। ऑलरेडी प्राइस जो है वो डबल से ज्यादा ऊपर हो गया है। सातपुते सर, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या यहाँ पे भी हमें होल्ड करके रखना चाहिए? देखिए, फिलहाल मुझे लगता है अगर NHPC का चार्ट देखें तो 120 के आसपास का इसका हाई था, और वो यहाँ से जो करेक्ट हुआ है, मैं वीकली चार्ट की बात करूँ, यहाँ पे जो करेक्शन दिख रहा है वो करीबन 100 DMA तक है, जो करीबन 74 के आसपास है। 74 हिट करने के बाद यहाँ पे रैली शुरू हुई है, रिलीफ रैली हम इसे कहते हैं, जिसका टारगेट करीबन 1995 का बनता है। तो अगर आपको यहाँ पे रैली में 1995 का लेवल मिलता है तो एटलीस्ट आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें,
जो बाकी जो आधे हैं उसे आप होल्ड रखें, क्योंकि काउंटर जो है वो दिस इज एन इंटरमीडिएट करेक्शन, लॉन्ग टर्म चार्ट इसका कोई इतना डिटोरेट हुआ नहीं है। तो अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो 90-95 के स्तर में करिए। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए आपका आएगा 72 का। ओके, तो ये थी राय NHPC पर। मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा सवाल है इनका SBI पे। 600 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और 201 की खरीदारी का भाव है। ऑलरेडी यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, प्रॉफिट बुकिंग कर ले या यहाँ पे भी हमें होल्ड की सलाह है? SBI का भी रिजल्ट आजकल में ही है, तो करीबन अगर मैं सही हूँ तो इसमें जिस तरह से ब्रेकआउट मिला है 830-35 का वो रेजिस्टेंस था, 830-35 के ऊपर अगर आप देखें तो कम से कम इसका टारगेट बनता है जो रिसेंट हाई था 885 का, 885-90। आई थिंक उस ट्रेजेक्टरी तक एक अटेम्प्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो अगर रिजल्ट सही आते हैं तो वो अटेम्प्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है एट लेवल ऑफ 880 टू 890, हम थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं उस लेवल को, 880 टू 890 अगर इस रेंज में आपको भाव मिले तो आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करिए। बाकी जो आधा है बचा है उसे होल्ड रखें, क्योंकि अगर आप इसका ओवरऑल अगर आप बात करें, क्योंकि हम जब पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो टाटा मोटर जैसा काउंटर, इन्फोसिस, SBI, ये तो पोर्टफोलियो वाले काउंटर है और आपने बहुत लोअर लेवल पे लिए है। तो अगर इसमें 150 पॉइंट की यहाँ पे वोलेटिलिटी भी आती है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें और बाकी जो है वो आप बने रहे। ओके, तो ये थी राय SBI पे। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से हमारे साथ है सुनील कुमार बत्रा जी। गुड मॉर्निंग सर, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास हिंद रेक्टिफायर है 118.50 और वैरोक इंडस्ट्री है 100 शेयर 678 पे। सर, हिंद रेक्टिफायर आपने कब खरीदारी की थी इसमें? 2021 में। 2021 में, ओके। सातपुते सर, क्या करना चाहिए? 150 शेयर्स 18.5 के भाव पे खरीदारी की गई है हिंद रेक्टिफायर्स। 8.5 करंट प्राइस 1245 है, राइट? राइट। और उन्होंने कितने पे लिए थे? मैंने ठीक से सुना नहीं, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। 18.5 रुपए? हाँ जी। बेहतरीन है। फिर आपका बस आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसे निकाल दीजिए और बाकी जो है उसमें बने रहिए, क्योंकि जो काउंटर जो है आप देखिए, अगर आप ओवरऑल मार्केट देखिए, निफ्टी करीबन 1000-1500 पॉइंट हायर लेवल से डाउन है। सामने अगर हिंदुस्तान रेक्टिफायर का चार्ट देखे तो ये ऑल टाइम हाई पे है। दैट सिंपल शोज कि यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है और ये प्रोबेबली ये थोड़ी और चलेगी। मेरे हिसाब से चार्ट देख के लगता है कि ये करीबन 1400 1450 तक जाएगा। तो फिलहाल तो मैं तो यही कहूंगा आप बने रहे। स्टॉप लॉस होगा 1100 का, लेकिन अगर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे भी अगर निकालना है तो वैसे आइडिया बुरा नहीं। ओके, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी आप करके चल सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको होल्ड करना है तो हो सकता है कि आगे चल के आपको 1400 तक के एक टारगेट देखने को मिले। सर, दूसरा ही सवाल इनका वेरॉक इंजीनियरिंग पे था, उसके ऊपर क्या राय है? देखिए, वेरॉक इंजीनियरिंग अगर मैं सही हूँ, वेरॉक, 1 सेकंड, मेरे पास चार्ट तो था यहाँ पे, जस्ट स्पेयर मी सम टाइम। या श्योर। एंड वी स्किप दिस, मुझे चार्ट नहीं मिल रहा है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से, कपिलेश्वर। कपिलेश्वर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरे पास संवर्धना मदरसन के 370 शेयर्स है। उसका एवरेज है मेरा 95.45। तो मैंने 2 साल पहले मैंने इसकी खरीदारी की है, तो मैं अगले 3 से 5 साल के लिए इसको होल्ड करना चाहता हूँ। तो क्या टारगेट रहेगा इसका? ओके, संवर्धना मदरसन, खरीदारी का भाव 95 रुपए, 370 क्वांटिटी, करंटली ट्रेडिंग एट 183। सातपुते सर, क्या करना चाहिए? 4 से 5 साल का टाइम फ्रेम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। देखिए, इन दैट केस एक क्लियर कट होल्ड है, क्योंकि अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो आपको एक ब्रेकआउट दिखता है करीबन 160 के लेवल पे। 160 का जो ब्रेकआउट है, इसका टारगेट आता है कम से कम, अगर आप सही समय तो करीबन 240 से 250 का बनता है। प्रोबेबली उसके लिए थोड़ा वक्त रहेगा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मैं होल्ड कर सकता हूं, तो आई थिंक इट्स अ होल्ड काउंटर। प्रोबेबली करंट लेवल से थोड़ा और एक 10-12 रुपए और नीचे भी आ सकता है 170 के लेवल तक, जहां पे इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मुझे लगता है 170 पे सपोर्ट मिलेगा और फिर से ये 240 का टारगेट करेगा। तो काउंटर अच्छा है। स्टॉप लॉस होगा 160 का। ओके, तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ ये थी राय
संवर्धन मदरसन पे। थैंक यू सो मच सातपुते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे ही क्वेश्चंस के बखूबी जवाब देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। और ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हर्षदा जी आपके साथ मुलाकात करेंगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ।